हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिस्टर नीतीश पटेल। आप सभी को थंबनेल देके पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी का एक सेक्शन जो कि अनुसूची के नाम से है। उसके बारे में बात करेंगे और उसमें जो कुछ भी है उसको समझेंगे और याद करते हुए चलेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं अनुसूची के बारे में। तो ये रहा संविधान का एक तरह से पृष्ठ। इसको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता ताकि वो फील आए कि हम संविधान पढ़ रहे हैं ना। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुसूची के बारे में और अनुसूची में क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझते हुए हम लोग चलेंगे। जी बिल्कुल, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो देख लेना, सब्सक्राइब का भी, और लाइक शेयर कमेंट जो कुछ भी है इसको एक बार आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हम लोग अनुसूची के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम ज़रा पहले अनुसूची के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि क्या है अनुसूचियाँ, है ना। आपको पता होगा कि जब हमारा संविधान बन रहा था, तो जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो हमारे संविधान में टोटल तभी थे 22 भाग थे और 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अभी क्या है, जब संविधान बन के तैयार हो गया और लागू हो गया था तो हमारे संविधान में टोटल तभी 22 भाग थे और 395 आर्टिकल अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अभी तक क्या हुआ है, हमारे संविधान में अभी वर्तमान तक में टोटल 25 भाग हो गए हैं बढ़ चढ़ कर। ज़रूरत के हिसाब से संविधान में संशोधन होते गए और भाग जो है जुड़ते गए। तो टोटल अभी तक में 25 भाग हो गए और अनुच्छेद की बात करें तो 450 अनुच्छेद के आसपास अभी हो गए हैं। और अगर अनुसूचियाँ की बात करें तो अनुसूचियाँ 12 अभी वर्तमान में हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। तो आपको ये चीज़ भली भांति पता है कि भाग एक तरह से चैप्टर का काम करता है। मतलब कि संविधान को भाग में बांट दिया गया है और उस भाग के अंदर अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल दे दिया गया है और प्रत्येक आर्टिकल में जो है कुछ जो कुछ संविधान में बात की गई वो आर्टिकल बाय आर्टिकल लिख दिए गए हैं। अनुसूचियाँ भी एक तरह से वही है कि अनुसूचियाँ जैसे जिस तरीके से भाग है ना, तो भाग से कुछ हटकर अनुसूचियाँ हैं और प्रत्येक अनुसूचियाँ में भी जो है किसी की शक्ति और विषय वस्तु के बारे में बात की गई। तो हमारा काम क्या रहेगा कि अनुसूची में जो बातें कही गई है, जो बातें लिखी गई है, उसको समझना और उसको याद करना। तो ध्यान रखेंगे फिलहाल के लिए कि जब संविधान लागू हो रहा था तो उस समय हमारे संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अभी जो है संविधान में संशोधन होते 12 अनुसूचियाँ टोटल हो गई। तो अब हम लोगों को 12 अनुसूचियों के बारे में जानना है, उसको देखना है कि उसमें क्या क्या बातें कही गई है। अनुसूची 1 को जब हम देखते हैं तो एक मिनट, जब हम अनुसूची 1 को देखते हैं तो अनुसूची 1 में कहा गया है कि अनुसूची 1 में कहा गया है राज्य संग्रह क्षेत्र का नाम और सीमाएं। आपको ध्यान होगा कि जब भाग 1 जब आप पढ़ते होंगे आर्टिकल 1 to 4 में, तो उसमें राज्य के बारे में ही प्रावधान किया गया है कि जैसे राज्य का नाम क्या रहेगा, जैसे भारत का क्या नाम है। उसके बाद भारत से अगर कोई भी राज्य को अलग करना चाहता है या राज्य के नाम को परिवर्तन करना चाहता है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना चाहता है, 2 राज्यों को एक राज्य में मिलाना चाहता है, तो उसको परिवर्तन करने, उसके नाम में परिवर्तन करने, 2 राज्यों को मिलाने का क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या वैसे मिला दिया जाएगा। तो जो प्रावधान मतलब था उससे रिलेटेड, यानी कि किसके अनुसार या किस के अनुसार या फिर किस आधार पे उस राज्यों का नाम, सीमा और 2 राज्यों को एक साथ मिलाया जाएगा। तो उन तमाम सारे चीज़ों के बारे में भाग 1 जो कि आर्टिकल 1 to 4 में बात की गई थी। तो अनुसूची 1 में भी सेम वही बात की गई है कि राज्य का नाम बदलना है तो किस आधार पे बदलेंगे और उस 2 राज्यों को एक साथ मिलाएंगे तो क्या उसका प्रावधान रहेगा, किस आधार पे हम 2 राज्यों को एक साथ मिलाएंगे। तो उन तमाम सारे चीज़ों के बारे में अनुसूची 1 में बात की गई है। आप सिंपल इसको याद करने के लिए सिर्फ रख सकते हो राज्य कि अनुसूची 1 में किसके बारे में बात की गई है, राज्य के बारे में। इसको लिखते हुए भी चलिएगा अगर आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट है तो। अनुसूची 2 में बात की गई पदाधिकारियों के वेतन। आपको पता है कि जैसे राष्ट्रपति का वेतन कितना रहना चाहिए और उसको वेतन कहाँ से जाएगा, प्रधानमंत्री का क्या वेतन होगा, अटॉर्नी जनरल का क्या वेतन होगा, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब क्या वेतन रहेगा। कहने का मतलब जो वेतन है, जो पदाधिकारियों के वेतन से रिलेटेड जो है वो अनुसूचियाँ
2 में बात की गई है। तो अनुसूची 1 में राज्य, अनुसूची 2 में पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बात की गई है। अनुसूची 3 में बात की गई शपथ के बारे में, कि कोई भी जैसे मान के चलो कि जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को शपथ लेना है तो किस चीज़ का शपथ लेगा? आपको पता है, एक तो वो पद का शपथ लेता, दूसरा है गोपनीयता का शपथ लेता, उसके बाद राष्ट्रपति भी शपथ लेती है, तो राष्ट्रपति भी शपथ लेता है तो वो भी जैसे संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और रक्षण, ये सब तमाम सारी चीज़ों के बारे में जो वे शपथ लेते हैं। कौन लेते हैं? राष्ट्रपति। तो अनुसूची 3 में वही बात की गई है कि कौन सा व्यक्ति, यानी कि कौन जो पद में कोई भी व्यक्ति किस पद पे है और उसका शपथ लेने का आधार क्या होगा। हर एक व्यक्ति का शपथ लेने का अलग अलग आधार रहता है। जैसे संविधान को संरक्षण करने का अधिकार राष्ट्रपति, संविधान को संरक्षण देने का जो शपथ है वो राष्ट्रपति लेते हैं। उसके बाद पद और गोपनीयता का जो शपथ है वो प्रधानमंत्री लेते हैं। तो उन सभी जो जितने भी शपथ के बारे में बातें हैं वो अनुसूची 3 में कही गई है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर अनुसूची 3 में जो है ना राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति और तीसरा है राज्यपाल। ये 3 जो है ना, ये अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ नहीं लेते हैं। जैसे अनुसूची 3 में तो बात की गई है कि प्रत्येक पदाधिकारियों को शपथ लेना पड़ेगा अपना अलग अलग अपने पद के अनुसार, लेकिन इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों जो पदाधिकारी होंगे, यानी कि तीनों के पद पे जो भी व्यक्ति बैठेंगे वो अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ नहीं लेंगे, उसके लिए अलग प्रावधान किया गया। तो आपको दिमाग में रखना है कि अनुसूची 3 में बात की गई शपथ के बारे में, लेकिन इसके अंतर्गत शपथ कौन कौन नहीं लेंगे? राष्ट्रपति नहीं लेंगे, उपराष्ट्रपति नहीं लेंगे और राज्यपाल नहीं लेंगे। अनुसूची 4 में बात की गई है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा में जो सीट जाएगी वो किस आधार पे जाएगी। कोई राज्य, मान चलो बिहार है, तो बिहार में अभी जैसे बिहार में राज्यसभा का कितना सीट है? 16 सीट है, जैसे 16 सीट के आसपास है। तो ये सीट किस आधार पे राज्यसभा में बंटवारा हो रहा है, कोई भी राज्य को कितना सीट देना है, मतलब कितना सीट रहेगा किसी भी राज्य में, तो वो तमाम सारी राज्यसभा की सीटों के बारे में जो बात की गई है वो अनुसूची 4 में बात की गई है। राइट। अनुसूची 5 में बात करें तो अनुसूची 5 में दोस्तों, अनुसूची 5 में SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई। जैसे कि SC/ST, जैसे कोई भी एरिया है जो SC/ST वाला एरिया है, तो उस वहाँ पर किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन हम रखेंगे ताकि उसके निजता को हनन ना पहुँचे या उसको जीवन जीने में कोई तकलीफ ना हो। तो कुल मिलाकर वहाँ के प्रशासन के बारे में, कहाँ के SC/ST क्षेत्रों के, यानी कि जहाँ पर SC/ST रहते हैं वहाँ के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई अनुसूची 5 में। लेकिन प्रत्येक पूरा भारत में, लेकिन भारत में भी देखा जाए तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट जो है यहाँ पर छोड़कर जितने भी अलग अलग राज्य है और वहाँ पे SC/ST रह रहे हैं, तो वहाँ के SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई। लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में, इन 4 स्टेट में जो है छोड़कर, और पूरा बाकी जितना भी भारत है वहाँ पर जहाँ भी SC/ST रहते हैं उसके क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में अनुसूची 5 में बात की गई है। अनुसूची 6 में वही बात की गई, SC/ST के प्रशासन के बारे में ही बात की गई, लेकिन इस बार पूरे भारत को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में बात की गई है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अनुसूची 5 में SC/ST के बारे में मतलब बात की गई, उसके प्रशासन के बारे में बात की गई, लेकिन किस राज्य को छोड़कर? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को जोड़ा गया? अनुसूची 6 में उसको जोड़ा गया है। अनुसूची 7 में बात करें तो अनुसूची 7 में बात की गई है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। क्या बात की गई? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। मतलब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कहने का मतलब है कि संघ के विषय के अंतर्गत कौन कौन सा, मतलब कि कौन कौन से विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, या कौन कौन सा डिपार्टमेंट या कौन कौन सा क्षेत्र है जो संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आएंगे। संघ मतलब केंद्र, राज्य मतलब आपको पता है राज्य, या कौन कौन विषय राज्य के अंतर्गत आएंगे। समवर्ती मतलब हुआ कि दोनों, संघ और राज्य दोनों, कि कौन सा ऐसा विषय है, कौन सा ऐसा एरिया होगा जिस पर संघ सूची भी काम कर, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर सकते हैं, वो समवर्ती सूची का मतलब हुआ। तो संघ सूची का मतलब हो गया, संघ सूची का मतलब पता चला कि वैसा सूची जिस पर संघ सरकार काम करती है। राज्य सूची का मतलब जिस पर राज्य सरकार काम करती है। समवर्ती सूची का मतलब जिस पे राज्य सूची और केंद्र सरकार, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों काम कर सकती है जिस विषय पर, तो उसे समवर्ती सूची का विषय कहा जाएगा। अगर अब देखा जाए तो कौन सा विषय है जो कि संघ सरकार के अंतर्गत आती है, देखो अभी आपको दिमाग में रखना है
एक बात और कि संघ सूची में टोटल 100 विषय, कितना विषय है 100, यानी कि 100 ऐसा विषय है जो संघ सरकार के अंतर्गत आती है, यानी 100 विषय पर संघ सरकार कानून बना सकती है, संघ सरकार काम करती है। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में टोटल अभी 61 विषय है। अगर समवर्ती सूची में बात करें तो 52 विषय है जो कि दोनों सरकार मिलकर काम करती है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा संघ सूची में कि संघ सूची, इसमें ऐसे विषय शामिल है जिन पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। आपको अभी बताया कि संघ सूची में जितने भी विषय उस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में देखेंगे तो इसमें कहा गया कि इसमें कहा गया है कि इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास होती है। यानी कि राज्य सूची में जितने भी 61 विषय हैं ना राज्य सूची में, उन 61 विषय पर जो है राज्य सरकार सिर्फ कानून बना सकती है। उसके बाद समवर्ती सूची में कहा गया कि इस विषय में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। यदि केंद्र और राज्य दोनों द्वारा बनाए गए कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र सरकार का, तो यहाँ पर केंद्र सरकार का कानून वैलिड होगा। किसका होगा? केंद्र सरकार का कानून। यानी कि संघ सूची में तो संघ सरकार कानून बनाएगी जिसमें 100 विषय है। उसके बाद राज्य सूची में राज्य सरकार बनाएगी जिसमें 61 विषय है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बना सकती है। लेकिन अगर दोनों में टकराव हो जाए तो केंद्र सरकार का कानून मायने होगा। और समवर्ती सूची में जो है टोटल 52 विषय है। आपको सारा संघ सूची या राज्य सूची तो समझ में आ गया होगा, लेकिन समवर्ती सूची नहीं समझ में आया होगा। उसको समझते, देखिए मुझे देखना आप सभी को। देखो, संघ सूची और राज्य सूची तो समझ में आ गया। समवर्ती सूची में क्या है कि समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट। मान के चलो कि जैसे समवर्ती सूची मान के चलो शिक्षा है, क्या है? शिक्षा। मान के चलो अभी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है, और उसका कहना है कि हम जो है, मान के चलो कि उनका कहना है कि 7 क्लास है और 7 क्लास में हम संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे, जैसे संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे। मान के चलो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो है 7th क्लास में जो है हम क्या बोलते हैं उसको, संस्कृत विषय नहीं पढ़ाएंगे। और राज्य गवर्नमेंट भी कहती है कि नहीं, हम संस्कृत पढ़ाएंगे। तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है और इस पर काम अभी दोनों सरकार कर रही है। केंद्र सरकार बोल रही है 7th क्लास में हम संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन राज्य सरकार बोल रही है हम संस्कृत पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर तो दोनों टकराव हो गया। तो अब यहाँ पर किसका मान्य होगा? तो यहाँ पर होगा संघ सरकार का, यानी कि केंद्र सरकार का। वही यहाँ पे कहा गया है कि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र राज्यों के द्वारा बनाए गए कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। वही बात है कि राज्य गवर्नमेंट कह रही है संस्कृत पढ़ाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है संस्कृत हम नहीं पढ़ाएंगे, तो दोनों के मध्य टकराव हो गया ना। तो यहाँ पर कानून जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार बनेगी, यानी कि 7th क्लास में संस्कृत नहीं पढ़ाया जाएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है। ये एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन तो समझ में आ गया समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में टोटल कितना विषय है? 52 विषय है। संघ सूची में जैसे आपको पता होगा, जैसे रेलवे के बारे में स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी रेलवे के बारे में कुछ नहीं कर सकती है, उस पर कोई भी कानून वगैरह सब पेश यानी बना नहीं सकता। और एरोप्लेन वगैरह सब, डिफेंस के बारे में भी, वो सारे किसके विषय हैं? वो सारे केंद्र के विषय हैं। राज्य सूची के विषय में आपको पता है, जैसे राज्य पुलिस के बारे में जो है वो आपको राज्य कानून बना सकती है। उसके बाद जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो राज्य सूची में, मतलब वो राज्य जो है कानून बना सकती है। तो सब के अपने अलग अलग विषय हैं, यानी कि सब का दायरा बांट दिया गया है कि केंद्र सरकार इस विषय पर कानून बनाएगी, राज्य सरकार इन विषय पर कानून बनाएगी। अगर कुछ ऐसे विषय है जो कि दोनों का आदेश दे दिया गया है कि दोनों कानून बना सकता है, लेकिन अगर दोनों में टकराव हो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून मान्य होगा। तो समझ में आ गया अनुसूची 7 और समवर्ती सूची भी समझ में आ गया। अगर अगला बात करें तो अगला है अनुसूची 8। अनुसूची 8 भाषा के बारे में बात करती है कि अनुसूची 8 में कौन सा भाषा, मतलब कि हमारे देश में कौन सी भाषाएं बोली जानी चाहिए, कौन सी भाषा को मतलब संविधान में दर्जा दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब संविधान हमारा बन रहा था तो उस समय टोटल 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14। लेकिन अभी टोटल 22 भाषा हो चुका है, यानी कि संविधान में 22 भाषाओं को स्थान मिल चुका है। लेकिन जब संविधान बन रहा था तो उस समय 14 भाषा ही हमारे संविधान में उसको जगह मिला था, यानी उनका जिक्र किया गया था। जब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि 14 + 1 कहने का मतलब 14 में जो एक जोड़कर 15 भाषा हुआ वो भाषा थी सिंधी, यानी कि सिंधी भाषा जोड़ा तो 15 भाषा हो गया ना। उसके बाद
15 में 3 भाषा जोड़े तो 18 हो गया। तो अब 3 भाषा कौन कौन से हैं उसको याद रखने का तरीका है, ट्रिक है नमक। नौ से नेपाली, मो से मणिपुरी, को से कोकनी। क्या है ये? कोकनी। तो पहले तो सिंधी भाषा जोड़कर 15 भाषा हो गया, उसके बाद 3 भाषा जोड़ा गया, नमक, मणिपुरी, कोकनी। ये तीनों भाषा जोड़कर 18 भाषा टोटल हो गया। उसके बाद 4 भाषा और बाद में जुड़े, जो कि है बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली। ये 4 भाषा बाद में जोड़े गए। तो टोटल कितना हो गया? 22 भाषा। और अभी वर्तमान कितने हमारे संविधान में? 22 भाषाओं का जिक्र है। दोस्तों बोडो जो है ना वो असम की भाषा है, डोगरी जो है ना वो जम्मू कश्मीर की भाषा है, मैथिली आपको पता है बिहार की, और संथाली पता है झारखंड की भाषा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अगर आप उन टोटल 22 भाषाओं को एक बार देखना चाहते हैं तो ज़रा देख लेंगे। जैसे असमिया भाषा है, बंगाली भाषा है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोकनी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, उर्दू। ये 22 भाषाओं का लिस्ट है जिसका हमारे किसमें? संविधान में जिक्र किया गया, यानी कि संविधान में इसको दिया गया स्थान। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अनुसूची 8 में जो है ना अंग्रेजी को नहीं शामिल किया गया। किस? इंग्लिश। तो क्वेश्चन में पूछ देगा कि अनुसूची 8 में कौन सा भाषाएं शामिल नहीं है, तो इन 22 में से 3 ऑप्शन दे देगा और एक इंग्लिश को दे देगा। तो इंग्लिश नहीं होगा क्योंकि इस लिस्ट में कहीं इंग्लिश दिखाई नहीं दे रहा है, तो अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। अनुसूची 9 में न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बात किया गया। और पहले ध्यान रखेंगे, आपको पता है ना कि आपको एक चीज़ पता होगा कि पहले तो टोटल 8 अनुसूची थी, उसके बाद 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई, यानी कि संविधान संशोधन कर करके 4 अनुसूची जोड़ी गई और टोटल अभी 12 अनुसूची होगी। यानी कि हम जो है अभी तक में 8 अनुसूची पढ़ चुके हैं। ये जो है संविधान जिस समय बन रहा था उसी समय यहाँ तक था, यानी कि 8वीं अनुसूची तक था। लेकिन अब जो बाद में जितना भी 9, 10, 11, 12 आएंगे वो संविधान संशोधन करके आएंगे। तो अनुसूची 9 को जो है ना 1951 में जोड़ा गया था, पहला संविधान संशोधन कर और इसमें न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा विषय है, मान के चलो कि संसद कोई कानून बनाए और वो एक ऐसा कानून है जो कि संविधान के विरुद्ध है, संविधान की सोच के विरुद्ध है, संविधान में जो भी बातें की गई उसके विरुद्ध है। तो इस स्थिति में आपको पता होगा कि संविधान का रक्षा करने का कार्य है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उस कानून को रद्द कर देगी। उसे ही न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कि सरकार द्वारा कोई ऐसा कानून बनाई जाएगी और उस कानून वो जो कानून है वो कानून संविधान के विरुद्ध है। तो इस स्थिति में करेगी क्या? सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगी। तो इसे ही न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब हमारा संविधान बन रहा था ना तो उस समय जब लागू हुआ था तो उस समय न्यायिक पुनरावलोकन की बात नहीं की गई थी, यानी कि सरकार अगर कोई भी कानून बनाती तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दाखिला नहीं दे सकते थे, यानी कि उसमें अड़चन नहीं आ सकते थे। लेकिन जब ये अनुसूची जोड़ी गई, ये संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी, तो उसके बाद जो है न्यायपालिका अब जो है संसद के द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर सकती है। कब कर सकती है रद्द? जब संविधान के विरुद्ध हो। तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब वही हुआ जो कि 9वीं अनुसूची में बात की गई है। अनुसूची अगर 10 के बारे में बात करें तो अनुसूची 10 में दल बदल कानून के बारे में बात की गई है और ये भी जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। अब जो भी अनुसूचियाँ आएगी वो तो बाद में ही जोड़ी जाएगी संविधान संशोधन द्वारा। तो अनुसूची 10 में दल बदल कानून के बारे में बात की गई है। दल बदल का मतलब ये होता है कि मान के चलो कोई एक जैसे कोई एक सांसद है, जैसे मान के चलो हम एक सांसद है, हम करें क्या कि हम बीजेपी से चुनाव लड़े और जीत गए और हम सांसद बन गए। अब हम कर क्या रहे हैं? बीजेपी पार्टी को छोड़ दिए और जाके हम कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। अब हम क्या कर लिए? कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। तो ये तो हो गया दल बदल। अब दल बदल कहने का मतलब दल को हम बदल दिए, यानी कि हम पहले पार्टी को हम बदल दिए, कांग्रेस में आ गए। अब इसी संबंध में जो अनुसूची 10 में बात की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए, मतलब कोई भी व्यक्ति जिस पार्टी से चुनाव लड़ी है और वो चुनाव लड़ गया, सांसद बन गया, लेकिन उसके बाद सांसद या विधायक कुछ भी हो सकता है, कोई एक पार्टी है, उस पार्टी के सीट से जो चुनाव जीत गया और क्या किया, वो अपने पद पर रहते हुए जो है दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो इससे रिलेटेड कानून पारित किया, यानी कानून बनाया गया कि उस व्यक्ति पर जो है ना, उस व्यक्ति पर क्या बोलते हैं उसको,
कुछ कार्रवाई की जाएगी, उसका सीट जो है उसका पद को जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। वो अनुसूची 10 में बात की गई, यानी कि 10 में जो है ना दल बदल कानून रिलेटेड, दल बदल से रिलेटेड कानून बनाया गया है कि कोई व्यक्ति अगर पार्टी पे कोई एक पार्टी से चुनाव लड़ती है, जीत जाती है और वो अपने पद पे रहते हुए उस पार्टी को छोड़ देती है और छोड़ने के बाद जो दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेती है, तो अब ऐसा नहीं होगा। ये कब से नहीं हो रहा? 1985 से नहीं। 1985 के पहले ऐसा लोग कर सकते थे कि कोई पार्टी से चुनाव लड़ा, जीत गया और दूसरे पार्टी को जाके ज्वाइन कर लिया, तो पहले ऐसा हो सकता था। लेकिन अभी जो है 1985 के बाद ऐसा नहीं हो रहा। इसमें भी बात की गई है कि मान के चलो कोई एक पार्टी है, मान चलो बीजेपी एक पार्टी है, बीजेपी से अगर एक सांसद मान के चलो दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस को, तो यहाँ पर जो है उस सांसद पे कार्रवाई होगी, यानी कि सांसद को बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, मान के चलो बीजेपी का 2/3 सदस्य डायरेक्टली क्या किया, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया, तो इस जगह पे होगा क्या कि बीजेपी की सरकार ही गिर जाएगी और ये 2/3 जितना भी सदस्य है इस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। यानी कि सिंगल व्यक्ति अगर जाता है छोड़कर तो उस पर दल बदल कानून लागू होगा, कुछ कार्रवाई होता है उस पर, जैसे उसका पद को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी पार्टी से 2/3 सदस्य डायरेक्टली बीजेपी सरकार से निकल कर जाके कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है, तो यहाँ पर होगा क्या कि 2/3 सदस्य जो छोड़ा गया है ना, उस पर दल बदल कानून भी नहीं लगेगा, यानी उसका पद भी नहीं जाएगा और इधर सरकार भी गिर जाएगी। तो ये अनुसूची 10 में ये सभी चीज़ें बात की गई है। उसके बाद अनुसूची अगर हम 11 में बात करें तो अनुसूची 11 में पंचायत के बारे में बात की गई, अनुसूची 12 में नगर पालिका के बारे में बात की गई है। तो टोटल हम लोगों ने 12 अनुसूचियाँ पढ़ लिए हैं। कितना सूचियाँ हम लोग? 12 अनुसूची पढ़ लिए हैं। और आप लोगों का इसका काम क्या, आप लोगों का काम क्या है कि इसको जो है कॉपी में नोट कर लेना अगर आपके लायक है तो, जब आप पढ़ते लिखते होंगे। उसके बाद जो है नोट करके आराम से याद कर लेना। हमने बहुत डिस्कस, मतलब बहुत थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके बात की गई। वैसे बुक्स में डायरेक्टली दे दिया जाता है, अनुसूची 1 में ये है, अनुसूची 2 में वो है, अनुसूची 3 में ये है, अनुसूची 4 में वो है। तो हमने ऐसा बात किया नहीं किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना कि कैसा लगा वीडियो आप सभी को। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।